चलिए देखिएगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अब सभी चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा। और इसमें मैंने बताया आपको कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है सबसे मूल रूप है जिसमें आप यहाँ पर चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें याद रखिएगा, इसमें हर एक टॉपिक के साथ जोड़कर, ठीक है, हर एक टॉपिक के साथ जोड़कर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा पंचायतों गठन, ठीक है, पंचायतों की अवधि, और पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना कैसे होती है, ठीक है, यानी बैठक कैसा होता है उसमें। वार्डों के विभाजन देखा आपने, ग्राम पंचायत का गठन देखा उसमें, ठीक है। मत देने और अभ्यर्थियों के होने की जो अर्हताएँ हैं ये आप अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आप चीज़ों को पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत आप चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिनियम चलते हैं, ठीक है, जितने भी अधिनियम है 132 अधिनियम है पूरे, ठीक है। तो 132 अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं, ठीक है, उन धाराओं को ही हम पंचायती राज व्यवस्था के विस्तार में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि हमारा कल का जो टॉपिक था जिसे हमने कल कंप्लीट किया है, ठीक है, तो पंचायतों के चुनाव के संचालन के लिए हमें कौन प्रमुख व्यक्ति चाहिए ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 4 प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो कि निर्वाचन आयोग के संबंध में आते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग जो है राज्य स्तर पर जो राज्य के अंतर्गत पंचायत का और नगरीय निकाय का चुनाव कराता है, ठीक है। मुख्य तौर पर याद रखिएगा, देखिए ये 3 चुनाव पर काम करता है। पहला चुनाव होता है राज्य का लोकल चुनाव, ठीक है, राज्य का लोकल चुनाव मतलब कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का चुनाव कराना, ठीक है। दूसरा होता है नगरीय निकाय का चुनाव, तो नगर के संबंध में जैसे कि आप नगर पालिका, नगर परिषद और आपका जो नगर पंचायत है इनके बारे में है, ठीक है, तो इसका भी चुनाव कराता है। साथ ही साथ याद रखिएगा मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा का चुनाव का भी यही ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के चुनाव देखते हैं मुख्य तौर पर, याद रखिएगा। और इस निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी राज्यपाल जो है यह निर्वाचन आयोग का गठन करता है। इस गठन का सीधा सा महत्व है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, ठीक है। अब उसी निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब ऐसी परिस्थितियां हो कि राज्य में चुनाव का समय हो तो निर्वाचन आयोग जो है सबसे प्रमुख पदाधिकारी हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है इस समय प्रशासन की सारी जो दामोदर है वो निर्वाचन आयोग के हाथ में चली जाती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग होता है यह किसी भी राज्य के अंदर जो है 4 प्रकार के अधिकारियों को चुनता है। ये 4 प्रकार के अधिकारी कौन कौन है, तो याद रखिएगा पहला होता है जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी, याद रखिएगा निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस स्तर पर याद रखिएगा ये जिला का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, जिला का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। दूसरा होता है रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखिएगा। देखिए जब भी आप इसको पढ़े ना तो एक बात याद रखिएगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए उप जिला अधिकारी भी होता है, ठीक है। और वैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी होता है 3 नंबर पर, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। अभी देखेंगे कौन कौन होता है ये और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। और अंतिम चौथा होता है मतदान अधिकारी, ठीक है। तो 4 पदाधिकारियों के बारे में निर्वाचन का संचालन देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा निर्वाचन का जो संचालन होता है पहले बार में हमने देखा जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में, इसकी नियुक्ति जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। और ऐसे में याद रखिएगा इसकी शक्ति जो है जिला में होती है, ठीक है, इसकी शक्ति जो है जिला स्तर पर होती है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर 33 जिले हैं तो 33 आपके क्या होंगे, जिला अधिकारी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इनके सहयोगी के तौर पर उप निर्वाचन अधिकारी जो है इनको चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है, इनके सहयोग के तौर पर, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे कंडीशंस होते हैं कि आपके जिला निर्वाचन अधिकारी जो है अनुपस्थित हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पर कौन कार्य करेगा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करेगा, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा इनके कार्य क्या होते हैं, पंचायत के अंतर्गत निर्वाचन में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, ठीक है, इत्यादि कार्यों को करने के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ पर नोट पे लिखे हुए हैं, याद रखिएगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी एक तरीके से क्या होता है, जिले का रिटर्निंग अधिकारी भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जिले का रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसी के बाद है हम इसमें 4 बिंदुओं को देखेंगे, ठीक है। निर्वाचन अधिकारियों के नाम पर आपने एक नाम पढ़ लिया है, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे आता है रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि व्यापम या पीएससी
इन सब में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा स्थान है, याद रखिएगा। अभी पीएससी प्री का एग्जाम जो हुआ है उसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन रहे हैं इस बार के टॉपिक पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था अगर आपको बेहतरीन तरीके से आता है तो आप एक बात समझ के चल सकते हैं कि आपका एक क्षेत्र बहुत हमेशा के लिए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि जिला निर्वाचन, देखिए अभी यही नहीं पता था कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 4 अधिकारी राज्य के अंदर और होते हैं, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, पीठासीन अधिकारी हो गया और एक मतदान अधिकारी हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पीठासीन अधिकारी नहीं है तो उसकी जगह पर कौन कार्य करेगा, या मतदान अधिकारी नहीं है तो उसकी जगह पर कौन आएगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि इसके जगह पर ये काम कर सकता है और इसके जगह पर एक प्राधिकारी आ सकता है, तो ये सभी चीजें आपके आंसर में प्लस पॉइंट कर देगा आपको, ठीक है, समझिएगा। तो देखिएगा, एक होता है पीठासीन अधिकारी और अंतिम होता है, याद रखिएगा, चौथे नंबर पर आता है आपका मतदान अधिकारी, ठीक है। ये 4 बिंदुओं को अगर आपने समझा तो समझ लीजिए कि आपका निर्वाचन 4 बिंदु ना, निर्वाचन वाला जिला निर्वाचन तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिएगा रिटर्निंग अधिकारी क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक जनपद स्तर पर एक रिटर्निंग अधिकारी होगा, ठीक है। तो एक रिटर्निंग अधिकारी कब होगा, एक जनपद के स्तर पर होगा, याद रखिएगा। और मुख्य तौर पर इसका कार्य क्या है, तो याद रखिएगा यह जनपद के स्तर पर, ठीक है, जनपद और ग्राम के स्तर पर जितने भी चुनाव होंगे उसकी देखरेख और निरीक्षण करने का कार्य करेगा, ठीक है। याद रखिएगा जिला के स्तर पर कौन कर रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी, वो वहां के लिए रिटर्निंग ऑफिसर है, और यहाँ के लिए जनपद के लिए कौन है, रिटर्निंग अधिकारी ही होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। और रिटर्निंग अधिकारी जो है जनपद के स्तर पर क्या कार्य करेगा, तो पर्यवेक्षण का कार्य करेगा, निरीक्षण का कार्य करेगा और नियंत्रण कार्य करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्यवेक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण इसका मुख्य कार्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्यवेक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण जो है इसका मुख्य कार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन पूरे क्रम पर चीज़ों को देखें आप, ठीक है, सारे क्रम पर इन चीज़ों को देखें आप, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति की जो सहमति होती है, ठीक है, या नियुक्ति जो की जाती है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की सहमति के साथ की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो होगा सबसे ऊंचा होगा इन चारों पद में, ठीक है। और इसकी नियुक्ति के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कौन काम करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, और उसी के अधीन काम करेगा आपका रिटर्निंग अधिकारी। तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी नियुक्ति करेगा किसकी सहमति से, जिला निर्वाचन अधिकारी के सहमति से, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, लेकिन किसकी सहमति, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सहमति से, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा ये किस पद का होना चाहिए, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर का लेवल क्या होना चाहिए, यह भी तय करना बहुत जरूरी है। आप किसी व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बना सकते, याद रखिएगा, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर बनाने के लिए आपको कम से कम अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार याद रखिएगा, ठीक है, यानी आप पद श्रेणी को याद रख लीजिए, इसकी पद की श्रेणी क्या होनी चाहिए। तो याद रखिए किसी पद श्रेणी जो है कम से कम नायब तहसीलदार के पद तक होना चाहिए, ठीक है। तो नायब तहसीलदार के बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा, इससे नीचे नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी का पद नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे होगा तो उसे आप रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बना सकते, याद रखिएगा। आपको कम से कम नायब तहसीलदार के बराबर या उससे ऊपर के पद श्रेणी वाले व्यक्ति को ही रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करना होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर का श्रेणी क्या रखा जाता है, ठीक है, क्या वर्ग 2 रखा जाता है, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा तो सीधे नाम याद रख लीजिए कि नायब तहसीलदार के पद के बराबर होता है इसका रिटर्निंग ऑफिसर का श्रेणी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसी लेवल पर आपको इस पद को नियुक्त करना होगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं हो सकता इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके अलावा कोई भी पद हो सकता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि नायब तहसीलदार ही बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नायब तहसीलदार ही आएगा। इसके बराबर कोई जो भी श्रेणी इसी श्रेणी में होगा और भी पदाधिकारी जो होंगे उनको रखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा
इसके अंतर्गत जो है क्या क्या काम किया जा सकता है, तो याद रखिएगा जनपद पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। तो काम तो आपने याद रख लिया है कि जनपद स्तर पर ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो पद होता है ये जनपद के स्तर पर होता है। जिला के स्तर पर कौन होगा, तो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। जनपद के स्तर पर ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसी के बाद याद रखिएगा कि इसके सहयोगी के तौर पर एक बात आती है कि सहयोगी कौन होता है इसका, ठीक है। तो यहां पर ही आप इसके सहयोगी के तौर पर याद रखिएगा, इसका जो सहयोगी होता है, सहयोगी, ठीक है। तो सहयोगी के तौर पर याद रखिएगा इसका सहयोगी होता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग आपके रिटर्निंग अधिकारी के कार्यभार को देखते हुए, ठीक है, कार्यभार को देखते हुए यह तय कर सकता है कि उसके लिए एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सके, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है याद रखिएगा, लेकिन यह याद रखिएगा कि यह कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर भी एक नोट याद रखिएगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जनरली, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर जनरली जो है, यहां पर एक नोट करके याद कर लीजिएगा कि नायब तहसीलदार जो है ये हमेशा जनपद और ग्राम पंचायत के लिए क्या रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा, ठीक है। ये नोट करके याद रख लीजिएगा कि जो जब भी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है, उस समय रिटर्निंग ऑफिसर आपको जानना है कौन है, तो याद रखिएगा उस एरिया में जो नायब तहसीलदार होगा उसी को बना दिया जाएगा। हमेशा से जनरली ऐसा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वही एक पद है जो जनरली ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अंतर्गत जुड़ने वाला सबसे सामान्य पद कहता है, ठीक है। लेकिन उसके ना होने पर ही हम दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं, याद रखिएगा, या नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर के बाद जो है पीठासीन अधिकारी के बारे में देखिएगा। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए याद रखिएगा कि जो पीठासीन अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति जो होती है रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें अनुमोदन होना चाहिए किसका, तो रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी का अनुमोदन होना चाहिए, तब जाकर राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा प्रत्येक मतदान केंद्र में, ठीक है। तो प्रत्येक मतदान केंद्र जो होते हैं याद रखिएगा, जैसे अभी आपने देखा कि जिला निर्वाचन अधिकारी कितना होगा, एक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ कहाँ पे होगा, तो जनपद के अंतर्गत होगा, ठीक है। जनपद और ग्राम को दोनों को संभालेगा, याद रखिए, ग्राम पंचायत और जनपद को, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ये समझिएगा, अगर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत ए है, ठीक है, ग्राम पंचायत ए। अब इस ग्राम पंचायत में चुनाव होने वाला है और याद रखिएगा यहाँ की संख्या है 1500 के आसपास, जनसंख्या थी यहाँ पर 1500, ठीक है। तो एक ही मतदान केंद्र बनाएंगे तो दिक्कत होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 से 5 मतदान केंद्र बनाया जाता है। जनरली कोशिश ये किया जाता है कि जहां पर भी जनसंख्या रह रही हो उसके 100 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर जो है मतदान केंद्र बना दिया जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत 1500 की जनसंख्या है, और तो ऐसे में 3 A, B, C मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जब मतदान केंद्र बनाए जाएंगे तो याद रखिएगा, आप ऐसे समझिएगा कि एक जनपद के अंतर्गत
5 ग्राम पंचायत है, एक जनपद के अंतर्गत 5 ग्राम पंचायत, बेसिक लॉजिक है ये, ठीक है। और उसके बाद एक ग्राम पंचायत में 3 मतदान केंद्र है। तो बात समझ में आ रही कि कितने कितने जो अभ्यर्थी जो इनके अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है। जिला के अंतर्गत एक जिला निर्वाचक, ठीक है, अधिकारी, फिर जनपद के अंतर्गत एक रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो जनपद और ग्राम पंचायत दोनों को रिटर्निंग ऑफिसर देखेगा। तो एक जनपद में देखेगा तो जनपद में तो कोई बोर्ड होता नहीं है, यानी जनपद का ऐसा बेसिक बोर्ड नहीं होता, वो ग्राम पंचायत में उतरेगा आएगा, ठीक है। और उसके लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी आ गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत होंगे और उसके अलग अलग मतदान केंद्र होंगे, सभी पे एक एक पीठासीन अधिकारी होगा। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे सभी में पीठासीन अधिकारी बैठेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि पीठासीन अधिकारी जो है ये हमेशा अनुमोदन में होते हैं, यही कारण है इसका अनुमोदन होना। क्योंकि इस बार पता चलेगा मुझे कि मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो 7 के लिए पीठासीन अधिकारी चाहिए, तो अनुमोदन करना पड़ेगा मुझे कि 7 लोगों का नाम कौन कौन पीठासीन अधिकारी बनने योग्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में होते हैं। जनपद और ग्राम में कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, और जिला में कौन होगा, जिला निर्वाचक अधिकारी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके सहयोगी के तौर पर याद रखिएगा ठीक है। अब देखिएगा इसी के सहयोग के लिए सहायक पीठासीन अधिकारी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। सहायक पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, यहां पर होते हैं कौन, तो याद रखिएगा इसके सहयोग के तौर पर, सहयोग के लिए एक बात याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर की पूर्व अनुमति से जो पीठासीन अधिकारी है ये किसकी नियुक्ति करेगा, मतदान अधिकारी की नियुक्ति करेगा। कितनी संख्या में करेगा, तो जितनी आवश्यक हो, ठीक है। मतदान केंद्र में जितने मतदान अधिकारी की आवश्यकता होगी उसकी नियुक्ति कर देगा वो, ठीक है। लेकिन किसकी ऑफिसर की पूर्व अनुमति चाहिए, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की पूर्व अनुमति चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूर्व अनुमति के बाद ही ये ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जितने भी मतदान अधिकारी चाहिए उसको वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसके सहयोगी के तौर पर कार्य करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही याद रखिएगा इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि पीठासीन अधिकारी बेसिक एक काम करता है, इसके कार्य को याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। इसका जो कार्य होता है सामान्य व्यवस्था, दूसरा कार्य होता है, याद रखिएगा, देखरेख करना कि मतदान सही से हो रहा है या नहीं, मतदान उचित तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि इसका मुख्य कार्य है पीठासीन अधिकारी का कि ये क्या कर सकता है। तो पीठासीन अधिकारी सबसे पहले याद रखिएगा मतदाता या मतदान अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है, अनुमति के साथ। और उसके बाद याद रखिएगा यह इसका काम ही मेन है, याद रखिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वोटिंग मशीन है वो खराब हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद आपका मतदान काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक बटन में दबाने पर 2 बार बीप आ जा रही है या बीप ही नहीं आ रही है, तो ये कौन देखेगा, ये पीठासीन अधिकारी देखेगा। आप शिकायत कर सकते हैं पीठासीन अधिकारी के पास। और अगर मान लीजिए आपको कभी लगता है कि सामने बैठे हुए जो लोग हैं वहाँ पर मतदान अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका काम है प्रशासन सिस्टम को संभालना, यानी वहाँ पर जो है जो मतदान हो रहा है उस सिस्टम को देखने, समझने और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका मुख्य कार्य है। और इसी का मुख्य कार्य के ऊपर बैठे होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। मतलब ये क्या कार्य देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके सारे काम निरीक्षण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसके काम को देखने वाला है तो जिला निर्वाचन अधिकारी है कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई छुट्टी में तो नहीं है, कोई कहीं और तो नहीं है। जब ऐसी स्थिति आएगी याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर कभी छुट्टी में चला गया तो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सिस्टम चलता है इस तरीके से चुनाव वाली प्रक्रिया में, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अब देखिए मतदान अधिकारी के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है, पीठासीन अधिकारी कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
मतदान अधिकारी की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करता है, किसकी अनुमति से? रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति से। ठीक है, अब इसी में देखिएगा, अब ये काम क्या करता है, मतलब मुख्य तौर पर क्या काम करेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यह जो है मुख्य तौर पर एक बात याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी जो है एक मेन काम करने वाला यहाँ पर व्यक्ति है। यानी कि अगर आप कहें कि प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी होगा, तो याद रखिएगा मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी भी होगा वहां पर। ठीक है, जो मतदान को व्यवस्थित करने के लिए पीठासीन अधिकारी के नीचे काम करने वाला है। ठीक है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी एक ही होता है, मतदान अधिकारी जो है एक से अधिक हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, याद रखिएगा कि जब मतदान अधिकारी के कार्य की बात की जाती है तो यह भी मतदान की कार्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, यानी मतदान केंद्र के जो कार्य व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि मतदान दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारे कुछ जो है आपका मतदान अधिकारी देखेगा। यानी मतदान देने के संबंध में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, सभी प्रक्रियाएं एक सुलभ तरीके से चल रही है कि नहीं, यह देखने का काम कौन कर रहा है? मतदान अधिकारी कर रहा है। ठीक है, मतदान अधिकारी यह एक प्रकार का काम भी होता है, याद रखिएगा कि अगर उस मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी नहीं है तो मतदान अधिकारी इस बात की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए जो है ना एक दूसरे के कान पकड़े हुए होते हैं ये। अगर कोई भी एक छूटा तो सीधे रिटर्निंग ऑफिसर पर चले जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देगा और इसके जगह पर पीठासीन अधिकारी किसी और को बना दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो पीठासीन अधिकारी जो है इस समय वहां पर जो भी उस केंद्र में उपस्थित होगा तब जाकर उसको उठाकर क्या कर दिया जाएगा। देखिए, पीठासीन अधिकारी यहां पर नहीं है तो मतदान अधिकारी में जो मतदान केंद्र में जो मतदान अधिकारी होगा उसी को पीठासीन बना देगा कौन? रिटर्निंग ऑफिसर, उस समय में जब वो अनुपस्थित हो गया है तो। ठीक है, क्योंकि अनुपस्थित होना यह बहुत एक तरीका है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी कभी भी मतदान केंद्र में अनुपस्थित नहीं हो सकता, खासकर तब जब मतदान प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, तो मतदान प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी का होना आवश्यक होता है, याद रखिएगा, वरना उसकी शिकायत सुनेगा कौन? ठीक है, और मतदान जो अधिकारी होता है वो क्या काम करता है, तो आपने देखा होगा 4 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं जो आपके हाथों पे जो है इंक लगाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका नाम सर्च करते हैं, तीसरा आपका वोटर आईडी चेक करते हैं। तो इस तरीके से 4 अधिकारी बैठे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, वो मतदान केंद्र अधिकारी होते हैं। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा उसी में से एक को पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है अगर ऐसे सिचुएशन हो तो। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं। सबसे पहला है जिला निर्वाचक अधिकारी, दूसरा है रिटर्निंग ऑफिसर, तीसरा है पीठासीन अधिकारी और चौथा है आपका मतदान अधिकारी। याद रखेंगे। ठीक है, बस प्रोसेस को याद रखिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत आसान सा है कि 4 प्रोसेस को आप याद रख पाएंगे। ठीक है, इससे आपको एक बात पता चलेगी कि आप मतदान कैसे करते हैं या मतदान देखने या करने की तरीकों में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों के बारे में देखेंगे। जब वोट या मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है, मतदान की प्रक्रिया। ठीक है, तो मतदान की प्रक्रिया में याद रखिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? तारीख तय की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अभी मैं प्रोसेस नहीं बता रहा पूरा, याद रखिएगा। प्रोसेस को हम निर्वाचन आयोग के तरीके से देखेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे निर्देशन फॉर्म भरना, ठीक है, नामांकन भरना, तो नामांकन भरने की प्रक्रिया से स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल आप समझेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा। राज्य, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि किस दिन चिन्ह का आवंटन किया जाएगा, किस दिन मतदान फॉर्म नामांकन भरा जाएगा, अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हताएं कब जारी की जाएंगी, ये सब इसके बारे में है। लेकिन उसके प्रोसेस से पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि हमारा प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई पद चाहिए, सरपंच, पंच, उप सरपंच, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा एक बेसिक्स फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा। पहले एक दिन मीटिंग करेंगे राज्य सरकार या पूरे के पूरे जो राज्यपाल हैं उनके साथ जो है मिलकर राज्य के अंतर्गत। ठीक है, और उसी के बाद याद रखिएगा यह जैसे ही तय होता है उसके बाद मतदान का दिनांक और चरण प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक
ठीक है, मतदान का दिनांक और चरण क्या करेंगे, प्रदर्शित कर दिया जाएगा। और उसी दिन से याद रखिएगा क्या लग जाता है, हाँ, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट याद रखिएगा, ठीक है, आचार संहिता याद रखिएगा। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, याद रखिएगा। और इस समय अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो खासकर अगर वो पार्टी से संबंधित है, दल से संबंधित है, या फिर किसी मतदाता से संबंधित, जो आपके मत लेने वाले हैं, जैसे कहने का मतलब है पदाधिकारी हैं, ठीक है, या फिर अभ्यर्थी हैं जो कि किसी पद पे खड़े हो रहे हैं, उनके द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट को कैंसिल किया जाता है या कुछ भी ऐसा गड़बड़ किया जाता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग उनके संबंध में क्या कर सकता है, फैसला कर सकता है, ठीक है। या तो उनको हटा देगा पूरे का पूरा चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर कर देगा, ठीक है, या फिर उनके ऊपर सेशन भी लगा सकता है कि 5 साल के लिए आप चुनाव लड़ नहीं सकते अब किसी भी क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसी संबंध में देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने जब ऐसा जारी कर दिया तो इसके बाद एक प्रोसेस तरीका जारी किया जाता है, याद रखिएगा, नामांकन फॉर्म का, नामांकन फॉर्म। उसके बाद याद रखिएगा नामांकन फॉर्म वापस लेने की तारीख, वापस लेने की तारीख, ठीक है, और इसी में तय की जाता है अपनी जानकारी सत्यार्थ करने की। तो ये 3-4 प्रक्रिया होती हैं, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा करता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सबसे पहले हमारा जो काम है उसमें हम ये समझें कि मतदान प्रक्रिया में यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे सामने में प्रक्रिया आती है वो है अभ्यर्थी नामांकन फॉर्म के बारे में, ठीक है, अभ्यर्थी नामांकन फॉर्म के बारे में याद रखिएगा। तो अभ्यर्थी नामांकन फॉर्म क्या होता है, समझिएगा कि जिस भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से संबंधित पदाधिकारियों के तौर पर जो है चुनाव में शामिल होना है या भाग लेना है, उसे ये नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। ये नामांकन फॉर्म यह दर्शाता है, याद रखिएगा, जैसे अब ये नामांकन फॉर्म कहाँ लिखा गया है, कहाँ पर ये जानकारी मिलता है, तो याद रखिएगा हमारे अधिनियम, ठीक है, यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1992 के, ठीक है, परिशिष्ट क ख ग, याद रखिएगा, परिशिष्ट क ख ग में पंच, उप सरपंच, सरपंच, इन सभी की जानकारी मिलती है, ठीक है। अभी मैं इसको लिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अभ्यर्थी का जो नामांकन फॉर्म है इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा तो देखिएगा अभ्यर्थी का जो नामांकन फॉर्म है इसमें सबसे पहले याद रखिएगा इसके प्रोसेस के अंतर्गत नामांकन फॉर्म भरना, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा नामांकन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, जिसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ऐसा कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जो किसी स्थान से, ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी स्थान से किसी अभ्यर्थी की योग्यता रखता हो, यह नामांकन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा जो है यह योग्यता ना रखता हो, जैसे मान लीजिए कि आपको वोट में जो आपका मतदान है, ठीक है, पदाधिकारी बनने के लिए, ठीक है, इस पदाधिकारी में आने के लिए आपको कितने वर्ष की आवश्यकता होती है, 21 वर्ष की, 21 ईयर होना चाहिए। वोट देने के लिए 18 साल, लेकिन इस पद में आने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर यह तय किया गया है कि वह व्यक्ति जो किसी स्थान से हो, ठीक है, किसी स्थान से संबंधित हो, याद रखिएगा, तो वह किसी अभ्यर्थी की योग्यता रखता हो। अभ्यर्थी की योग्यता मतलब उस योग्यता को रखता हो जो कि उसके लिए डिसाइड की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा वह नामांकन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। तो नामांकन फॉर्म वही भर सकता है, याद रखिएगा, जो पूरी योग्यता रखता हो। अगर आप जो है 18 अभी 21 साल के नहीं हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, याद रखिएगा पहला। दूसरा, कुछ ऐसी योग्यताएं बताई गई हैं इसके संबंध में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर
आपको 2 साल से ज़्यादा का जेल हो चुका है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम है। तीसरा नियम क्या है, आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर आपका आरक्षण ही नहीं है तो आप वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं, याद रखिएगा, जिसके तहत यह योग्यता प्रदर्शित करनी होगी कि आपको कि कौन कौन सी योग्यता यहाँ रखी जाती है और उसके साथ ही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई कि कौन भर सकता है फॉर्म? तो फॉर्म वो व्यक्ति भर सकते हैं जो किसी स्थान से संबंधित हो, साथ ही साथ वह अभ्यर्थी उन सभी योग्यताओं का परिपालन करता हो जो कि उसके संबंध में बताए गए हों। ठीक है, तो वो फॉर्म भर पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा 4 प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, तो देखिएगा संबंधित परिशिष्ट। ठीक है, तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1993 कह लें, 2 कह लें। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा परिशिष्ट 4 क, परिशिष्ट 4 ख, परिशिष्ट 4 ग और परिशिष्ट 4 घ। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं, याद रखिएगा। और इस 4 बिंदु में क्या क्या दिया गया है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि पंच के बारे में कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर रखा गया है पंच को। यहाँ पर याद रखिएगा पंचों के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है कि पंचों की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया है परिशिष्ट 4 ख में, याद रखिएगा सरपंच के बारे में, जिनका चुनाव होता है उसी के बारे में लिखा जाता है। याद रखिएगा जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष वाले की जानकारी यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तो जनपद का सदस्य, और उसके बाद आता है आपका जिला का सदस्य। तो याद रखिएगा क, ख, ग और घ तक में जो है परिशिष्ट दिया गया है। ठीक है, इस परिशिष्ट के अनुसार याद रखिएगा कि जो भी पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जो है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए तैयार होगा, वो अपनी योग्यता चेक कर सकता है कहाँ से, परिशिष्ट क, ख, ग। ठीक है, जिस क्षेत्र में आपको भरना है, ठीक है, अपना नामांकन भरना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नामांकन के लिए परिशिष्ट दिया गया है। ठीक है, एक बात और, जब आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से फॉर्म भरा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म जो नामांकन फॉर्म भरना है, मान लीजिए कि आप जेल में हैं, आप कैसे फॉर्म भरेंगे? कुछ मूवी में देखा होगा, जेल में रहते हुए फॉर्म भर देते हैं और बाद में सरपंच बन के निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसका कारण समझिएगा। इसका कारण यह है कि आप 2 तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नामांकन फॉर्म भरने के लिए, नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं में 2 प्रकार के, ठीक है, तरीके हो सकते हैं। एक होता है स्वयं भर लेना, दूसरा है प्रस्तावक, याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्या होता है स्वयं भर सकते हैं, दूसरा कौन कर सकता है, प्रस्तावक। ठीक है, प्रस्तावक किसे कहते हैं बताइए जल्दी से मुझे। हाँ, तो ये किसे कहेंगे आप? कोई घर वाला होगा या फिर कोई बाहर वाला होगा, कौन हो सकता है ये? बाहर वाले, वो भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि प्रस्तावक उससे कहते हैं जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। ठीक है, याद रखिएगा उस क्षेत्र का जहां से ये फॉर्म भर रहा है। ठीक है, यानी आपको प्रस्तावक के तौर पर याद रखना होगा कि एक व्यक्ति का अनुमोदन होना आवश्यक है, या प्रस्तावक के तौर पर जो है उसे यह बताना जरूरी है, याद रखिएगा, कि जब निर्देशन फॉर्म प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा वह उसी समय जो है उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, यानी अब ये फॉर्म जो है नामांकन फॉर्म स्वयं लेके जाएंगे आप तो स्वयं भरा जाएगा, दूसरा प्रस्तावक लेके जाएगा। तो याद रखिएगा यह निर्देशन फॉर्म जब भरा जाएगा, ठीक है, नामांकन फॉर्म भरा जाएगा, तो आपको अपना प्रस्तावक के तौर पर उस क्षेत्र के मतदाता के तौर पर कार्य होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ही मतदाता नहीं है और आप प्रस्तावक के तौर पर बन के जा रहे हैं, तो आपका स्वीकृति नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको ये फॉर्म किसके पास जमा करना है, तो याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से ये फॉर्म जमा किया जाता है। ठीक है, तो आपका नामांकन निर्देशन फॉर्म जो है ये भरा गया, याद रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं, नाम का निर्देशन फॉर्म जो है कितने दिन के अंदर भरा जाना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। नाम निर्देशन फॉर्म, ठीक है। तो देखिएगा इसमें नाम निर्देशन फॉर्म जो होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा नाम निर्देशन फॉर्म भरा जाना, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई तिथि, ठीक है। तो चुनाव की जो तारीख जिस दिन जारी की गई है, जिस दिन जारी की गई है याद रखिएगा उसके 8 दिन के भीतर, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई तिथि के 8 दिन के भीतर, और मान लीजिए बीच में दशहरा या फिर छुट्टी पड़ गया तो क्या होगा, तो याद रखिए छुट्टी नहीं गिना जाएगा, ठीक है। छुट्टी बीच में संडे पड़ गया या कुछ ऐसी छुट्टी पड़ गई जो राष्ट्रीय स्तर पर या राजकीय स्तर पर रहा हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि राज्य का जो फॉर्म, नाम का निर्देशन फॉर्म जो है वो भरा जाना कब हो सकता है, 8 दिन के भीतर, जिस तारीख से जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने डेट जारी किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो निर्देशन फॉर्म का भरा जाना 8 दिन के भीतर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कोई व्यक्ति या अभ्यर्थी, ठीक है, जब कोई फॉर्म भर रहा हो तो उस फॉर्म को भरने के साथ ही वो कितने पद पर आसीन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, वो कितने पद के लिए फॉर्म भर सकता है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा पद से संबंधित, तो याद रखिएगा कि कोई अभ्यर्थी निर्देशन फॉर्म स्वयं या प्रस्तावित द्वारा एक ही पद के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। एक ही पद के लिए फॉर्म भर सकता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जो एक ही पद है, ठीक है, इसका जो एक पद है याद रखिएगा वह यह दर्शाता है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे, निर्देशन फॉर्म भरेंगे, तो अभ्यर्थी हमेशा कैसा होना चाहिए, तो स्वयं भरे या फिर प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसमें फॉर्म भर रहा है, प्रस्तावक का हस्ताक्षर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभ्यर्थी जो है उसकी ओर से एक ही पद के लिए जो है फॉर्म निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे में याद रखिएगा अगर एक से अधिक पद के लिए जो है अगर वो करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक से अधिक पद के लिए जो है कभी भी रिटर्निंग ऑफिसर उसके पद या नामांकन निर्देशन फॉर्म को जो है स्वीकार नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये दिमाग पे रहना चाहिए आपके, ठीक है। अब देखिएगा प्रस्तावक की संख्या, मतलब किसी पद को भरने के लिए, मान लीजिए मैं नहीं हूं, मेरे स्थान पर कोई मेरा फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में, याद रखिएगा। और कौन होना चाहिए ये भी याद रखिएगा। तो 3 बिंदु पे हम समझेंगे कि प्रस्तावक के बारे में जानकारी, ठीक है, प्रस्तावक क्या होना चाहिए, प्रस्तावक के बारे में जानकारी में देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कि किस किस क्षेत्र के लिए प्रस्तावक चाहिए। तो याद रखिएगा पंचों के लिए, सरपंच के लिए, जनपद के सदस्य के लिए, जिला सदस्य के लिए, ठीक है। अब इसे प्रस्तावक की संख्या देखिएगा तो पंचों के लिए 1 संख्या, सरपंच के लिए भी 1, जनपद सदस्य के लिए भी 1 और जिला सदस्य के लिए भी 1 प्रस्तावक चाहिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तावकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। लेकिन अब संबंध देखिएगा इसका कि ये प्रस्तावक किस क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब पंचों के लिए फॉर्म भरा जाएगा तो जो पंच का प्रस्तावक होगा वो उसी वार्ड से होना चाहिए, वार्ड का मतदाता,
ठीक है। तो वार्ड का मतदाता होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सरपंच की बात करते हैं तो याद रखिएगा सरपंच के संबंध में ग्राम पंचायत का मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति, ठीक है, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में शामिल नागरिक या व्यक्ति, ठीक है। जनपद के लिए याद रखिएगा तो जनपद सदस्य के अंतर्गत जो है जो जनपद के मतदाता सूची में शामिल हो, ठीक है, यानी जनपद सदस्य के तौर पर, ठीक है, अगर इसकी चाहिए आपको जनपद सदस्य का प्रस्तावक बनना है तो क्या होना चाहिए, जनपद के मतदाता सूची में शामिल, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा जिला के मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रस्तावक बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके दो नोट याद रखिएगा, प्रस्तावक तो बनना चाहते हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो याद रखिएगा आपके दो संपर्क वाले व्यक्ति जो हैं अब पदाधिकारी बन रहे हैं, एक पंच बन रहा है, दूसरा सरपंच बन रहा है, ठीक है। कोशिश ये किया जा रहा है कि एक पंच बनना चाहता है वार्ड में और एक सरपंच बनना चाहता है और आप ही प्रस्तावक बनना चाहते हैं, तो दो लोग के लिए प्रस्तावक नहीं बन सकते, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कोई भी एक प्रस्तावक एक व्यक्ति से अधिक लोगों का प्रस्तावक नहीं बन सकता, याद रखिएगा, पहला नोट, ठीक है। दूसरा, आपने कभी कोई क्रिमिनल किया हो या आपराधिक प्रकरण हो आपके ऊपर तो आप प्रस्तावक नहीं बन सकते, याद रखिएगा। किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में शामिल व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता है, प्रस्तावक नहीं बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो नियम याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो विशेष तौर पर है, इन दोनों को याद रखिएगा प्रस्तावक के संबंध में कि प्रस्तावक कौन कौन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों द्वारा जो है घोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना। अब आपने फॉर्म भर दिया है, मैंने बताया कि एक प्रोसेस होता है, तो फॉर्म जैसे ही भरा अब आपको शपथ पत्र इसके साथ भरना होगा कि अब आपकी स्थिति क्या है इसके साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा अपनी जानकारी के अनुसार आपको शपथ पत्र भरना होता है, ठीक है। देखिएगा आगे चलें, यहां तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है इसमें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस पर। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग पे या फिर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप बोर्ड देने गए हो और कुछ नया चीज़ आपको जानकारी मिला हो और हम उसके बारे में अगर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। प्रस्तावक का जो केस चलेगा 2 साल में वाला रहेगा? नहीं, इस पर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, हाँ, प्रकरण होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका फ्रॉड का एक केस चल रहा है जो कि आपने उस ग्राम पंचायत के 10 लाख रुपए खा लिए हो या कुछ कर लिया हो, ऐसा किसी व्यक्ति का खा लिया हो, तो आपराधिक प्रकरण ही नहीं होना चाहिए आपके विरुद्ध में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप प्रस्तावक बने हैं और आप अपना प्रकरण छुपा लिए हैं, फिर अगर तीसरा व्यक्ति आपके विरुद्ध जो है निर्वाचन आयोग को क्या कर दे, सूचित कर दे केवल, तो उस व्यक्ति का पूरा नामांकन फॉर्म चला जाएगा, याद रखिएगा, वो व्यक्ति जो है उस पार्टी से पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उस पूरे के पूरे चुनाव से। चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो देखिएगा अब शपथ पत्र प्रस्तुत करना, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र या घोषणा पत्र जारी करना, याद रखिएगा। आपने देखा होगा सरकार अब इस तरीके से नियम बना चुकी है जिसमें आपको क्या है, अपना पूरा का पूरा सैलरी या फिर जो भी आप अपनी स्थिति पे अभी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी सैलरी तो अपनी तो पूरी प्रॉपर्टी बतानी ही पड़ेगी, अपनी फैमिली की बतानी पड़ेगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे की प्रॉपर्टी अपने भाई इधर उधर जो है ट्रांसफ़र करके जो है सेटल कर देते हैं और अपने आप में बताते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। और कुछ लोग याद रखिएगा, कुछ लोग जब प्रॉपर्टी को सेटल करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ये दिमाग समझिएगा ना, बहुत तेज़ दिमाग वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप कभी भी मतदाता बने मतलब पदाधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी का ज़्यादा चीज़ें बताएंगे या फिर प्रॉपर्टी के बारे में कम बताएंगे? देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए रखता है और बताता है कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरी प्रॉपर्टी है, तो कभी भी वो ज़्यादा अगर कमाने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं कर पाएगा। अगर ये 5 करोड़ बता दे अपना प्रॉपर्टी, तो इससे क्या होगा, 4 करोड़ का बैलेंस चलेगा उसके पास, मतलब बढ़ा के दिखा दे, ठीक है, हाँ, तो फिर 4-5 साल में वो 5 करोड़ पहुंचा दे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में भी इतना था अभी भी इतना ही है, ठीक है। ये तरीके होते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से कोई कम बताने का तरीका सोचिए, आप सोच रहे हैं कि मोरालिटी क्या है,
कम बताने में है कि इससे फायदा होगा कि हम कम बताएंगे भले प्रॉपर्टी, लेकिन ज़्यादा बताया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को बढ़ा कर दिखाते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी को ऐसा रखा जाता है ताकि आप उसको समझ पाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 5 करोड़ बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा गलत नहीं कर सकते। आपको उस प्रॉपर्टी का एक बैलेंस शीट जो है सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली ऐसा किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इससे क्या करना है, चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। बस आपको याद रखना है कि शपथ पत्र में क्या क्या जारी की जाती है या फिर क्या क्या बातें बताई जाती है। ठीक है, देखिएगा, घोषणा पत्र या शपथ पत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा घोषणा पत्र या शपथ पत्र। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा पंच के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, हम यहां पर 4 क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला है पद। ठीक है, तो पंच के पद के लिए याद रखिएगा घोषणा पत्र। ठीक है, तो पंच के लिए याद रखिएगा कि जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है या खुद के शपथ पत्र जो भरा जाता है, ठीक है, इसे सबसे पहले याद रखिएगा स्व घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र। ठीक है, तो यह स्व घोषणा पत्र जो होता है, स्व घोषणा पत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। किसको? पंच को, केवल पंच को याद रखिएगा। ठीक है, तो पंच जो है, याद रखिएगा, पंच के पद के लिए अगर आप निर्देशन पत्र भर रहे हैं तो अपने साथ क्या है, घोषणा पत्र या रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ भी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप अपना पंच का क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, निर्देशन फॉर्म, बात खत्म। ठीक है, तो याद रखिएगा घोषणा पत्र में किसको घोषणा पत्र नहीं भरना होता है, पंचों के लिए घोषणा पत्र नहीं भरना होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट लाइए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सरपंच के पद के लिए, तो याद रखिएगा सरपंच जो है बिना घोषणा पत्र के काम नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सरपंच के लिए घोषणा पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह जो है आवश्यक होता है, और किसको देगा ये, तो याद रखिए रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद आता है आपका जनपद पंचायत के सदस्य हेतु। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे आप जनपद पंचायत का सदस्य कह लीजिए या फिर जिला पंचायत का सदस्य कह लीजिए। ठीक है, दोनों के लिए याद रखिएगा स्व घोषणा पत्र आवश्यक। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इनमें घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है, और घोषणा पत्र में समस्त जानकारी आपको भरना होगा। ठीक है, जो कि कहाँ दिया गया हो, तो याद रखिएगा परिशिष्ट आपने पढ़ा था 4 ख, 4 ग और 4 घ में। ठीक है, तो यही शपथ पत्र का प्रारूप जो है, कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा कि शपथ पत्र का प्रारूप कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा शपथ पत्र का जो प्रारूप है तो यहीं पर याद रखिएगा, मैं यहीं पर बता रहा हूं। ठीक है, परिशिष्ट 4 ख, परिशिष्ट 4 ग और परिशिष्ट 4 घ में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए, सरपंच के लिए ख में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए ग में, और जिला पंचायत सदस्य के लिए घ में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिभूति निक्षेप। ठीक है, या जमानत राशि। ठीक है, तो जमानत राशि को भी आपको याद रखना है कि आपको जो है एक जमानत राशि आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा या जमानत राशि भरना पड़ेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है, बताइए, जमानत राशि क्यों भरा जाता है, बताइए। बताइए, जमानत राशि क्यों लगता है आपको, इस पंचायत के चुनाव में जमानत राशि क्यों भरा जाता है?
क्या क्या करने के लिए? बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतदान चिन्ह लेने के लिए और उसका नहीं नहीं, तो फिर मतदान चिन्ह वापस भी तो हो जाता है फिर, मतलब ऐसा तो है ना कि हार गए जीत गए। एक्चुअल में क्या है ना, जो प्रतिभूति है, या इसको प्रतिभूति कहा जाता है, जमानत राशि को याद रखिएगा, प्रतिभूति, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जमानत राशि जो है, अब मान लीजिए आपके घर वाले आप पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, आपके घर वाले आप पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप लड़ झगड़ के क्या कर रहे हैं, सरपंच बनूंगा, पंच बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है आपके ऊपर। तो यही विश्वास होना चाहिए, याद रखिएगा, कि आपने जनता के लिए कुछ काम पहले से किया हो, तब जाकर आप देखिए। ये चुनाव सिस्टम ना एक चीज को यह दर्शाता है कि हमारा सिस्टम जो है लोकतंत्र सिस्टम है, और लोकतंत्र सिस्टम में याद रखिएगा कि जिसे हम कहते हैं कि लाभ का पद ना होना, तो आपने क्या समाज सेवा किया पहले से, कहने मतलब है कि आप प्रारंभिक समय से कितना समाज सेवा किए हैं, उसी को यह दर्शाता है जमानत राशि, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी जमानत राशि आपने भर दी है, 50 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये, इस तरह की जमानत राशि होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके का। तो जमानत राशि आपने भर दिया मान लीजिए, ठीक है, और आपने क्या किया, जब वोट डाला गया, ठीक है, तो आपको मिला है कितना वोट, तो आपका अपना वोट केवल, और कुछ नहीं मिला आपको, आपके परिवार वाले आपको वोट नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके परिवार वाले भी चाहते थे कि आप न जीते, ठीक है, आपके मोहल्ले वाले चाहते थे आपको वोट ना मिले। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, इस बात के लिए कि आपने सिर्फ समय खराब किया है लोगों का, ठीक है, वोट के नाम पर, ठीक है। और इसीलिए याद रखिएगा, जमानत राशि बेसिकली यह तय किया जाता है कि आपका जो फील्ड है, आपने जो काम किया, या आगे जाकर आपकी जो आचार संहिता है, कहने का मतलब आपकी जो वैल्यू है, विश्वास है, मत है, या फिर जो आपके ऊपर जो उस पूरे क्षेत्र का जो एक कार्यभार है, क्या आप संभाल पाएंगे या नहीं, तो वो लोग आपको ये दर्शा देते हैं करके। देखिए, वोट देने के लिए कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन विश्वास जरूर लगता है कि आप पर विश्वास करके हम 5 साल के लिए अपना नेता चुन रहे हैं, आपको उस क्षेत्र का नेता चुन रहे हैं, तो आपको एक बड़ा पद दे रहे हैं। तो उस पद के वैल्यू में आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि मुझे कब से इसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। बट आपने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, अभी अचानक से बाहर निकले और बोले मैं वोट में खड़ा हूंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको विश्वास के लिए जो है आपको क्या किया जाता है, जमानत राशि लिया जाता है, ताकि अगर आप जो है एक वैल्यू के बाद अगर मत ना प्राप्त कर पाए, तो आपका जमानत राशि जब्त भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको आगे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप फालतू टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है जमानत राशि। चलिए देखते हैं जमानत राशि के बारे में। देखिएगा तो याद रखिएगा कि जब भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा जमानत राशि या प्रतिभूति निक्षेप, याद रखिएगा, ठीक है, अगर आप जमानत राशि में याद रखिएगा जो लिमिट होता है, मतदान का जो लिमिट होता है, ठीक है, अगर वो प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जमानत राशि आपको वापस मिल जाती है, ये भी बात याद रखिए। मतलब उनको पता चलता है कि आपके ऊपर बहुत जनता भरोसा करती है और आपको इतना वोट दी है कि आपने कम से कम उस क्राइटेरिया से बाहर अपने आप में मत प्राप्त किया है, तो आपको पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको 1 वोट मिला है, 2 वोट मिला है, तो फिर आपका जमानत राशि जब्त होगा, बस, ठीक है। तो सभी हारने वाले का पैसा देते हारने वाले का नहीं है, यहाँ पर एक लिमिट एरिया होता है, ठीक है। मतलब अब कोई ना कोई तो जीतेगा, तो सब हारेंगे, कॉन्सेप्ट ये। ऐसा तो नहीं कि 5 लोग जीत जाएंगे 1 हार जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि हारने के लिए हमेशा पूरा हारना नहीं होगा, उसका एक लिमिट होगा जो कि निर्वाचन आयोग तय करेगा कि 1/3 वोट जो यहाँ की जनसंख्या है उसका 1/3 वोट कम से कम पार हो जाना चाहिए, 1/4 हो जाना चाहिए, जो इस तरीके का एक फंडामेंटल होता है, उस तरीके तय कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो इस प्रकार के वोट को प्राप्त करने पर, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहाँ पर 500 लोग रहते हैं और 500 लोग के वोट होने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम उस व्यक्ति को 15 वोट मिलते हों, तो अगर 15 से कम मिला तो जमानत राशि जब्त, और अगर 15 से ज़्यादा मिल गया तो उसका पैसा वापस हो जाएगा, भले वो हार गया हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। और याद रखिएगा, पंच से लेकर हमारा सबसे छोटा इकाई क्या है, यहाँ पर पंच हो गया, वार्ड हो गया, राष्ट्रपति तक में आपको जमानत राशि भरना पड़ता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक में जमानत राशि, क्योंकि आपका भरोसा बहुत मैटर करता है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक में जमानत राशि भरना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा जमानत राशि याद रखिएगा, ठीक है, किसको कितना रुपए जमा करना होता है। तो पहले देखिए जमानत राशि होता क्या है, ठीक है। तो वह धनराशि जिसे अभ्यर्थी अपने निर्देशन फॉर्म के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करता है,
जिससे उसके अभ्यर्थी होने की स्थिति तय की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी वह धनराशि जमा करेगा या धनराशि की स्थिति आएगी तो हमेशा क्या होगा, तभी जाकर वो अभ्यर्थी बन पाएगा। अगर धनराशि उसने जमा नहीं किया, बोला कि बाद में दूंगा या ऐसा वैसा कुछ भी, या धनराशि के संबंध में कुछ गड़बड़ हुई है, तो याद रखिएगा वो अभ्यर्थी से पहले ही बाहर हो जाएगा। धनराशि आपको जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यह सम्यक तरीके से अभ्यर्थी को स्थिति को दर्शाता है कि अभ्यर्थी जो है अब अभ्यर्थी या कॉम्पोनेंट जो आपका ओपोनेंट है या फिर जो भी आपके पदाधिकारी बनने के लिए जो है प्रारंभिक स्थिति में आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा जमानत राशि कितनी है। पद के अनुसार याद रखिएगा, इसको हम कुछ कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम जमानत राशि को जो है 2 हिस्से में बांटेंगे, याद रखिएगा। एक होगा आपका सामान्य, एक होगा आरक्षित। ठीक है, सामान्य, आरक्षित, और यहां पर होगा आपका पद। तो देखिएगा जमानत राशि में सबसे पहले याद रखिएगा पंच। पंच के लिए सामान्य में आपको कितना रुपए देना होता है, 50 रुपए। ठीक है, यानी अगर आपको पंच के पद पे खड़ा होना है तो 50 रुपए जो है जमा करना पड़ेगा। ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र के लिए है, अनारक्षित क्षेत्र के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अनारक्षित क्षेत्र के लिए यानी सामान्य क्षेत्र इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सामान्य का मतलब यहाँ पर क्या है, अनारक्षित है ना, याद रखिएगा। सामान्य लिख दिया गया मतलब समझ में नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिएगा ये अनारक्षित है और ये आरक्षित क्षेत्र के लिए। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र में कितना देना होता है, ठीक है 25-50, तो इतने तो पाउच खा के थूक देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, याद रखिएगा जमानत राशि। तो याद रखिएगा जमानत राशि के अंतर्गत जो है सबसे बेसिक चीज की जाती है, याद रखिएगा एकदम मिनिमम पैसा रखा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा यह क्षेत्र आज भले ही 50 रुपये 25 रुपये बहुत वो लग रहा है आपको, यकीन कीजिए आज का टाइम जो है ना पैसे की वैल्यू गिर गई है, इसलिए ऐसा है। वरना उस समय जो है ना लोग पैसे के नाम पर वोट नहीं खड़े होते थे, याद रखिएगा, अभ्यर्थी नहीं बनते थे। ठीक है, जब इसकी स्थिति जो है ना थोड़ी सी 20 रुपये और 17 रुपये और 15 रुपये के आसपास थी, अभी 50 रुपये है, याद रखिएगा। पहले 5 रुपये और 10 रुपये भी था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब ये प्रतिभूति है या फिर आरक्षित जो क्षेत्र है, ये आपके पावर को दर्शाता है कि आपके पास जो है कि इतना पावर हो कि आप इतने पैसे लगा सकें अपने पीछे, जो कि आपको विश्वास हो कि आपके लिए लोग इतना खड़े हों आपके लिए। ठीक है, कि आपको इस मत पर जो है जिता दिया जाए। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है सरपंच के लिए याद रखिएगा सरपंच, बस आपको क्या करना है, बढ़ा देना है रेट यहां से। ठीक है, 100 रुपये नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहले कम हुआ करता था, अभी 1000 रुपये है। ठीक है, याद रखिएगा, तो 1000 रुपये है और इसके अपोजिट कितना होगा, मतलब आरक्षित में 500 रुपये। बस आपको याद कर लेना है, ये चीज़ें बहुत सरल है। ठीक है, जनपद सदस्य ये होता है 2000 रुपये, तो आरक्षित क्षेत्र में कितना होगा, 1000 रुपये। इसी प्रकार जिला सदस्य याद रखिएगा 4000 रुपये, तो आरक्षित क्षेत्र के लिए कितना होगा, 2000। देखिए आप लोग कितना समझदार है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जमानत राशि। ठीक है, सरपंच और उपाध्यक्ष के लिए नहीं लगता। हाँ इसी से बनेंगे ना, यही लोग तो बनेंगे, तो ये तो भर दिए अपने पहले से ही। मतलब अगर ये सदस्य के लिए जो खड़े हो रहे हैं इनका चुनाव हो गया, अब इनमें से आप किसी को बना दीजिए कुछ भी, बाकी तो 4 ही पद है ना, मेन तो पद 4 ही है, बाकी पद तो अप्रत्यक्ष हैं, तो उनको तो आप चुनते नहीं है, तो उनका क्यों विश्वास जीतेंगे आप, मतलब समझिएगा। अध्यक्ष जो हेड होता है उसको तो वो भी तो प्रत्यक्ष नहीं है ना, पहले हुआ करता। इस 5 साल से पहले की कहानी को समझिए, जब आपको याद आया तो वो 5 साल पहले की कहानी जो आप याद कर रहे हैं कि उस समय जो है अध्यक्ष के लिए भी आपको पैसा जमा करना पड़ता था, अब नहीं जमा करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन्हीं 4 को आप सेलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इन्हीं की नियुक्ति होती है, इन्हीं को मतदान देते हैं आप, बाकी किसी को मतदान नहीं देते हैं आप। जैसे पंचों को देंगे तो उसी से उप सरपंच बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार जनपद सदस्य से अब इनको वोट देंगे तो इनसे क्या बनेगा, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनेगा। उसी प्रकार जिला के सदस्य जो होंगे उसी से क्या बनेगा, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनेगा।
तो आप तो चुनते ही नहीं है, तो जब तक आप नहीं चुनेंगे जिसको, उसका जमानत राशि नहीं भरा जाता, याद रखिएगा। मैंने अभी पूरी कहानी समझाई ना, इसीलिए कि आपका विश्वास हो सके वहां पर, ठीक है। इसीलिए अब मान लीजिए आपसे 4,000 रुपये ले लिया गया है यहाँ पर और आप हार गए हैं, ठीक है, और बुरी तरीके से आ रहे हैं, तो 4,000 रुपये चला जाएगा अकाउंट में, सरकार के अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपका पैसा जब्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको कुछ सालों के लिए जो है बैन भी किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग जो है इस प्रकार के निर्णय ले सकती है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं दूसरों का, ठीक है। तो याद रखिए जमानत राशि के बारे में, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि एक अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पद के लिए, देखिए कोई व्यक्ति जो है ना पंच और सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है, याद रखिएगा, मतलब दोनों पद के लिए खड़ा हो सकता है, पंच भी बनना चाहेगा तो पंच बन सकता है और सरपंच भी खड़ा हो सकता है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति 2 पद के लिए यहाँ पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्या वो 2 जगह पर जमानत राशि भरेगा या एक ही जमानत राशि भरेगा? दोनों जगह भरेगा। सरपंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा। बन सकता है, पंच और सरपंच, हाँ बन सकता है। दोनों पद के लिए आप चुनाव जब डालते हैं, आपने नोटिस किया होगा, पंच का भी आप फिल करते हैं और उसके बाद सरपंच का भी फिल करते हैं, ठीक है। तो आप पंच और सरपंच बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक पद जब चुनाव जीत चुके हैं तो एक पद छोड़ना पड़ेगा आपको, आप दोनों रह नहीं सकते, और लड़ने के लिए तो दोनों लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों के लिए जमानत राशि भरना पड़ेगा या एक से काम चल जाएगा? हाँ यही है आंसर, याद रखिएगा कि अगर मैं पंच और सरपंच के लिए खड़ा होता हूं तो मैं जो सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उससे काम चला सकता हूं। उसके लिए दोनों के लिए आपको ये बॉन्ड भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, नोट करके आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि एक से अधिक पद पर खड़े होने पर या अभ्यर्थी का फॉर्म भरने पर सबसे ज्यादा जमानत राशि जिसका भी हो, केवल वही राशि जमानत राशि के तौर पर लिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको अलग अलग स्तर पर चुनाव लड़ना है। अलग अलग स्तर कहने का मतलब है कि आपको जनपद पे भी लड़ना है और पंचों पे भी लड़ना है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा दोनों के लिए आपको जमानत राशि भरना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन से याद रखिएगा कि अलग स्तर होने पर जो है, ठीक है, स्तर ही अलग कर दिया आपने। जैसे पंच और सरपंच के लिए वोट लड़ा तो एक ही स्तर हुआ, ठीक है, ग्राम पंचायत के स्तर पर आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा स्तर आ गया आपका कि आप पूरा स्तर ही चेंज कर रहे हैं कि आपको नीचे स्तर में भी और ऊपर स्तर में भी वोट देना है, यानी कि अभ्यर्थी बनना है, तो याद रखिएगा दोनों के लिए अलग अलग जमानत राशि लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि एक ही स्तर में अभ्यर्थी होने पर आपको एक ही स्तर का जमानत राशि भरना होगा, और एक से अधिक स्तर पे चुनाव लड़ने पर आपको दोनों स्तरों का जमानत राशि भरना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जमानत राशि कैसे दिया जाता है? बताइए, जमानत राशि कैसे दिया जाता है, कैसे भरा जाएगा? याद रखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद पैसा ले जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं, फॉर्म नहीं है, नगद पैसा दीजिए, ठीक है, और उसका चालान ले लीजिए, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर पहला केस, ठीक है। दूसरा केस ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है उस समय, तो आपको किसी भी शासकीय कोषालय में जाकर चालान कटवा कर भी पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 केस याद रखिएगा, जमानत राशि कैसे भरना होता है, ठीक है। तो दोनों केस याद रखिएगा, पहला है रिटर्निंग ऑफिसर को नगद पैसा देना, और दूसरा याद रखिएगा किसी भी शासकीय कोषालय में चालान के द्वारा जो है पैसा जमा कर देना, ठीक है। तो ये आपका पैसा जमा माना जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। पहला कि एक व्यक्ति जो है किन किन पदों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है, और कोई व्यक्ति किन किन पदों पर एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा। हाँ, कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन ये है कि नगद, ठीक है, नगद पैसा जो है आपको रिटर्निंग ऑफिसर को देना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहला कंडीशन ये है कि नगद जो पैसा है वो रिटर्निंग ऑफिसर पर जमा करना होगा, और दूसरा कंडीशन से ये है कि शासकीय कोषालय को, याद रखिएगा, शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। शासकीय कोषालय
अभी जमानत राशि वापस कब कब होता है इसके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले चुनाव के बारे में बात करेंगे, कल कौन कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, या किस किस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और किस किस क्षेत्र में एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे पंच और सरपंच चुनाव लड़ा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही देखेंगे किस किस क्षेत्र में चुनाव एक साथ नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है। और वैसे देखेंगे हम लोग कि जमानत राशि कब वापस होती है। अब मान लीजिए जमानत भरा, आपने अभ्यर्थी का फॉर्म भर दिया, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अपना नाम वापस ले लिया हो उसने तो भी पैसा वापस हो जाएगा। अब पूरा मतदान हुआ, पूरा जब मतदान हो गया और उसके बाद उसने मत का कितना हिस्सा पाया है, 1/6 हिस्सा पा गया है, ठीक है। यानी 1/6 हिस्से पाने के बाद जो है उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। 1/5 प्राप्त किया है तो नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब उस क्षेत्र में मतदान करने वाले लोगों में, याद रखिएगा, और सही मतदान करने वालों में, मतदान करने वाले से नहीं मतलब होता है, ठीक है। मतदान करने तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पता चलता है कि उसमें 50 से फर्जी निकल गया, ठीक है। तो फर्जी का मतलब ये होता है एक से अधिक जगह पर वो टिक कर देते हैं या गलत बटन दबा देते हैं। ऐसे बहुत सारे कारणों होते हैं जिसके कारण मतदान कैंसिल हो जाता है, और या फिर मतदान देने गए नोटा दबा के आ गए, ठीक है, तो उनका काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऐसे कंडीशंस में याद रखिएगा कि जो सही तरीके से उचित मतदान जिन्होंने दिया है उनके 1/6 हिस्से को ही माना जाता है, ठीक है। तब जाकर आपकी धनराशि वापस हो जाती है, ठीक है। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।